हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में लेक्चर नंबर 97 आज। इसके अंदर पहले तो न्यूटन के शीतलन के नियम पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। लास्ट क्लास में अपन न्यूटन का शीतलन का नियम देख चुके हैं। तो न्यूटन के शीतलन का नियम ये था कि किसी भी वस्तु के तापमान में कमी की दर, शीतलन की दर, वस्तु के सराउंडिंग के तापमान के साथ, वायुमंडल के तापमान के साथ जो अंतर है उसके समानुपाती होता है। समानुपाती हटा के कांस्टेंट ले लिया, बाहर नेगेटिव इसलिए लगा सकते हो क्योंकि तापमान कम हो रहा है इसलिए। तो ये न्यूटन के शीतलन का नियम था। ठीक है, टी वस्तु का तापमान था, टी नॉट बाहर का तापमान था। तो इसका तापमान जो कम हो रहा है, कम होने की जो दर है वो तापमान में अंतर के समानुपाती। ठीक है, यहां तक देखा था अपन ने लास्ट क्लास में। और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था कि यहां पर अगर तापमान में कमी थोड़ी कम हो रही है तो dt की जगह लिख सकता हूं तापमान में कितनी कमी आई है, कितने समय में आई है, माइनस के वस्तु का तापमान बदल रहा है तो औसत तापमान माइनस टी नॉट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल है, मतलब ज़्यादा तापमान में कमी बता दी, तो एक्सपोनेंशियल वाला सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल क्या कि आखिरी में तापमान में अंतर, ये कमी है, यहाँ लिख रहा हूं अंतर। और समझ में आ रही है, ये तो तापमान जो कम हुआ है इसका, और इसका मतलब है तापमान में अंतर कितना है। तो जो तापमान में अंतर है वो शुरुआत के तापमान का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कि इसका जो तापमान में अंतर है वो किसी टाइम पर कितना हो जाएगा, तो तापमान में जो शुरुआत में अंतर था उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये तापमान में अंतर है, समय के साथ साथ ऐसे बदल रहा है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला एक क्वेश्चन ये बता रखा है कि एक वस्तु, एक द्रव का मान लो या किसी एक वस्तु का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया 5 मिनट में। ठीक है, तो इसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में हो जाएगा वो बताना है। ये टी की वैल्यू बतानी है। ये बता रखा है कि बाहर का जो तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, 80 से 70 5 मिनट में हो जाता है, तो 70 से 60 कितने टाइम में होगा। ठीक, अब ये समय कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले एक बार लॉजिकली सोच के देखते हैं कि जो समय है 5 मिनट से ज्यादा आना चाहिए कि कम आना चाहिए, है ना। तो देखो इधर शुरुआत में वस्तु का तापमान सराउंडिंग के साथ कुछ है जो भी वैल्यू रहे, लेकिन बाद में जो सराउंडिंग के साथ तापमान में अंतर है वो थोड़ा कम है। तो वस्तु का तापमान और सराउंडिंग का जो तापमान में अंतर था, ये सराउंडिंग का तापमान मान लो, ये लेवल वस्तु के तापमान का मान लो। तो जितना ज्यादा तापमान में अंतर होगा उतना ही रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, शीतलन की दर ज्यादा होगी। लेकिन अगर तापमान में अंतर कम है तो शीतलन की दर कम होगी, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अगर ज्यादा तापमान में अंतर जल्दी ठंडा होगा, कम तापमान में अंतर धीरे ठंडा होगा। तो ज्यादा तापमान में अंतर जल्दी ठंडा हुआ, कम तापमान में अंतर धीरे ठंडा होगा। धीरे धीरे हुआ तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो टाइम अपना 5 मिनट से ज्यादा आना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि बाद में धीरे धीरे ठंडा होगा तो उतना ही तापमान कम होने में बाद में समय ज्यादा लगेगा। इसलिए यहाँ पे समय की वैल्यू 5 से ज्यादा आनी चाहिए। अब कितनी ज्यादा आएगी वो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो रखें जरा फॉर्मूले में वैल्यू कि न्यूटन का शीतलन का नियम dt बाई dt बराबर माइनस के टी माइनस टी नॉट। पहली स्थिति में dt मतलब वस्तु का तापमान जो गिर रहा है वो शीतलन की दर। तो वस्तु का तापमान कितना गिरा, 80 से 70, 10 कम हो गया। या तो कमी लेते हुए -10 लिख दो इसको। ठीक है, यहाँ माइनस लिखा है तो कमी मानी है अपन ने पहले ही, मतलब वैसे ही मान रखा है अंतर ही। तो -10 कितने टाइम में, टाइम डिफरेंस 5 मिनट में। सही लिखा, यही है कि वस्तु का तापमान गिरा 5 मिनट में। कांस्टेंट के टी टेम्परेचर, टी किसका टेम्परेचर होता है, वस्तु का। वस्तु का तापमान होता है, वस्तु का तापमान कितना है 80 से 70 है,
कांस्टेंट तो है नहीं, 80 भी था 70 भी हुआ, तो तापमान लेते हैं औसत। तो 80 और 70 का औसत मतलब बीच वाली वैल्यू इनकी, बीच वाली वैल्यू 75 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन समझ में आई कैसे लिखी? तो इधर तो लिखा तापमान में कमी कितनी हुई, कितने समय में हुई, वस्तु का तापमान कितना था, औसत लिखा उसका, बाहर का तापमान कितना है। तो यहां से k की वैल्यू कुछ आ गई, ये 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया, इधर है अंतर 50 का, 50 ही है, 2 इधर है 50 इधर है, तो 25 रह जाएगा, और इकाई रह जाएगी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से कट जाएगा, मिनट में ये वैल्यू आ गई 1/मिनट। तो k की वैल्यू 1/25 मिनट, ये पहले केस में लिख दिया। अब दूसरी स्थिति में भी फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला यही है, dt वस्तु के तापमान में कमी, वस्तु के तापमान में कमी 10 की हुई है, या परिवर्तन बोलो, परिवर्तन -10, कितने टाइम में वो तो बताना है, टाइम बताना है, माइनस के ये रखे, वस्तु का तापमान कितना लिखना है, औसत, तो 70 और 60 का औसत 65 होगा, बीच वाली वैल्यू बिल्कुल, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। सही है, ये लिखना था इसमें। अब 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, T 1/25 मिनट इनटू 40 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस यूनिट कैंसिल हो गई, 0 कैंसिल हो गया, रह गया ये 25/4, T की वैल्यू 25/4 मिनट, डिवाइड कर दो, तो 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर आ गया, और अभी हम यही बोल रहे थे कि इसका जो टेम्परेचर है ज़्यादा लगेगा इसको अब ठंडा होने में, तो 5 से ज़्यादा आना चाहिए, 5 से ज़्यादा आ गया, डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, ये मिनट, तो 5 से ज़्यादा आ गया 6.25 मिनट। समझ में आया? तो इस तरह से हम न्यूटन का शीतलन का नियम या फॉर्मूला लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, कि एक वस्तु का तापमान कुछ 75 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस हो गया, कुछ 10 मिनट मान लो, तो अगले 10 मिनट में इसका तापमान कितना हो जाएगा? अगले 10 मिनट में मतलब 65 डिग्री सेल्सियस से कितना तापमान इसका आ जाएगा अगले 10 मिनट के बाद। ठीक है, तो पहले 10 मिनट के लिए बता दिया, अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा वो पूछा है। न्यूटन का शीतलन का नियम लगाते हैं, लेकिन पहले एक बार लॉजिकली देख लेते हैं कि अगले 10 मिनट में ये जो तापमान आना है कितना आना है। अगर ऐसा का ऐसा ही होता तो यहाँ पे तापमान गिरा है 10 मिनट में, और सेम अगर इसमें भी गिरता तो तापमान गिर के आता 55, लेकिन वैसा तो होगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि तापमान में अंतर के समानुपाती होती है शीतलन की दर। तो शुरुआत में तापमान का अंतर वायुमंडल के साथ, एक चीज और भूल गए, वायुमंडल का जो तापमान है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो शुरुआत में वायुमंडल के साथ तापमान में अंतर ज्यादा, जल्दी ठंडा हुआ, बाद में तापमान में अंतर कम होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, तो 10 मिनट में पहले जितना ठंडा नहीं हो पाएगा। और समझ में आई कि पहले बहुत जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा था तो 10 डिग्री गिरने में 10 मिनट लगे, लेकिन बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, तो अगले 10 मिनट में उतना ठंडा नहीं हो पाएगा जितना पहले हुआ था। तो 10 डिग्री नहीं गिर पाएगा, कुछ कम गिरेगा। कम गिरेगा तो ये 55 डिग्री सेल्सियस से
ज्यादा आना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? तो आंसर 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लाना है या ज्यादा आना चाहिए, वेरीफाई भी करना है बाद में। तो सॉल्व करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था? तापमान में कमी की दर तापमान में अंतर के समानुपाती। वस्तु के तापमान में कमी की दर तापमान में अंतर के समानुपाती। सही है। पहली स्थिति के अनुसार लिख दो। तो पहली स्थिति के अनुसार तापमान कितना गिरा? 10। अंतर बोल रहे हैं इसलिए अंतिम माइनस प्रारंभिक किया, -10। कितने समय में? 10 मिनट में। माइनस के टी वस्तु का तापमान। वस्तु का तापमान 75 भी था, 65 भी हुआ, तो लिखना कौन सा है? बीच वाली वैल्यू, औसत वैल्यू। तो 75 और 65 का औसत या बीच वाली वैल्यू कितनी आएगी? 70। माइनस लिखना है वायुमंडल का तापमान। से लिखा फॉर्मूला। अब 0 कैंसिल हो गया, इधर वैल्यू रही 70 - 30 40, 1/40 ही आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, केवल मिनट रह जाएगा, तो 1/40 मिनट नीचे ये के। अब इस के की वैल्यू यूज कर रहे हैं अगली स्थिति में, स्थिति सेकंड। तो देखो स्थिति सेकंड में क्या हुआ, फिर से वही लगाना है, तापमान में कमी की दर। कितना तापमान गिर गया? 65 से टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हम अंतर लिख रहे हैं वहां पे माइनस साइन लगा रखा है अपन ने। उल्टा लिख दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान रखना, माइनस गायब कर दिया था इस तरह से। तो टी माइनस 65 अंतिम माइनस प्रारंभिक, इतना तापमान गिर गया कितने टाइम में? 10 मिनट में। हाँ ये डिग्री सेल्सियस में इकाई है, बराबर माइनस के, ये रहा के की वैल्यू, इनटू टी वस्तु का तापमान। अब कितना है? 65 से टी हुआ है, तो औसत लिखना है दोनों का, बीच वाली वैल्यू लिखनी है, तो बीच वाली वैल्यू बोलो या औसत बोल दो, औसत इतना, माइनस वायुमंडल का तापमान 30। ये सारी वैल्यूज भी डिग्री सेल्सियस में। सही है। मिनट वाली यूनिट कैंसिल कर दो, डिग्री सेल्सियस वाली यूनिट इधर कैंसिल कर दो, टी की वैल्यू जो आएगी वो डिग्री सेल्सियस में मान रखी है, टी की वैल्यू आ जाएगी यहां से, वैल्यूज लिख दो। तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 भी कैंसिल कर रहा हूं, 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से भी कर दो साथ साथ ही, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 और 2 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8t माइनस 65 को 8 से गुणा कर रहे हैं, 65 का डबल होता है 130, फिर 130 का डबल होगा 260, फिर 260 का डबल होगा 520। 8 गुणा ही करना है ना, तो 3 बार डबल कर दिया, तो 520 इधर आ गया, माइनस ये रह गया, 2 से तो मल्टीप्लाई हो गया था, टी बच गया इधर, प्लस 65 बच गया, और माइनस 60 बच गया, बराबर है यहाँ पे। ये माइनस का टी इधर जाएगा, प्लस का टी, तो 90 हो गया इधर तो, और इधर माइनस, और ये प्लस, या ये अंदर था +5 -5 रह गया, 520 प्लस का, 520 इधर आके प्लस का, 5 हट गया उसमें से, 515। तो t की वैल्यू डिवाइड करें तो 9 5 45 बच गया 65, तो 9 7 63 बच गया 20, तो लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस। टी डिग्री सेल्सियस में ले रखा था इसलिए डिग्री सेल्सियस में आ गया। तो फाइनली टेम्परेचर इसका आ गया 57.2 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट के बाद। और हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे 10 का अंतर आया, यहाँ पे 10 का नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, इसलिए 55 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आया भी 57.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे हमने क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन एक बॉडी के लिए बता रखा है, सॉरी 2 गोलों के लिए बता रखा है कि समान त्रिज्या, समान पदार्थ व समान रंग के 2 गोले
जिनमें एक खोखला व दूसरा ठोस है, समान तापमान तक गर्म किए गए। तो पहला पार्ट, प्रारंभ में किसकी ऊष्मा उत्सर्जन की दर या किसकी ऊष्मा में हानि की दर ज्यादा है। दूसरा, किसकी शीतलन की दर ज्यादा है। शुरुआत की बात कर रहे हैं, बाद में तो अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि अगर यही अलग अलग है तो बाद में धीरे धीरे एक जल्दी ठंडा होगा, एक लेट ठंडा होगा। तो ये भी प्रारंभ में। तो ये कंडीशन बता रखी है कि दो गोले बिल्कुल एक जैसे ही हैं दिखने में, रंग में, पदार्थ भी एक जैसा ही है दोनों का, त्रिज्या भी एक जैसी ही है, कलर एक जैसा ही है, तापमान भी सेम किया हुआ है दोनों का। बस अंतर इतना है कि एक खोखला है और एक ठोस है। ये अंतर है दोनों में, कलर में कोई अंतर नहीं है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ T0 बाहर के लिए। अब ये पूछा है कि दोनों की ऊर्जा में हानि की दर कितनी है। रेडिएशन उत्सर्जन की दर नहीं, हानि मतलब उत्सर्जित भी कर रहा है, अवशोषित भी कर रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगी, कुल ऊर्जा में हानि कितनी आ रही है, न्यूटन्स लॉ से निकालना चाहते हैं, न्यूटन्स लॉ से लिख दें, शीतलन की दर है इनटू ms कर देंगे तो आ जाएगा। या फिर इसको देख लो स्टीफेंस लॉ से। तो स्टीफेंस लॉ से जो हमने पहले डेराइव किया था, क्योंकि तापमान के बारे में नहीं बता रखा कि ज़्यादा अंतर है कि कम है, तो स्टीफेंस लॉ से ही देख लो, क्योंकि वैसे भी ये देखना है तो बेसिक फॉर्मूले से देखो उसको। तो स्टीफेंस लॉ क्या था, E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, यही तापमान में ऊर्जा में हानि की दर थी। अब इसमें दोनों को कंपेयर करें। E डिपेंड करता है कि बाहर की सतह कैसी है, तो दोनों की सतह बाहर वाली एक जैसी है, एक जैसा ही रंग है। सिग्मा कांस्टेंट है, एरिया दोनों की त्रिज्या समान है तो बराबर एरिया है। हाँ, यहाँ पे ये नहीं बोलना कि अंदर वाला भी सतह का एरिया है, अंदर वाली रेडिएशन कहीं बाहर नहीं जा रही है, बाहर से ही निकल रही है, तो अंदर वाली ऊर्जा तो अंदर ही रहेगी, हानि तो इसी की वजह से हो रही है ना, बाहर वाली की वजह से। तो एरिया भी सेम है, तापमान भी सेम है, बाहर का तापमान भी सेम है, तो चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, दोनों के लिए ही समान है। तो ठोस और खोखला दोनों ही बराबर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं प्रारंभ में प्रति सेकंड। ठीक, पहला पार्ट हो गया। दूसरे में पूछा कि शीतलन की दर क्या होगी, तो इसी में ही लिख दो, dq की जगह क्या लिख देते हैं, ms dt, और उस ms को नीचे भेज दो, माइनस लगा दो चाहो तो, कमी हो रही है इसलिए लिख दिया बस। तो dt बाई dt बराबर E सिग्मा A बाय ms माइनस T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, यही आएगा। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में क्या हो जाता है कि T0 क्यूब बाहर मान लो, ऐसे ये हो जाता है, 4 और आ जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये रिलेशन हमारे पास है 4, ये यहाँ। तो अब इससे देखना है कि शीतलन की दर किसकी ज्यादा। तो E तो दोनों के लिए सेम था, समान रंग है, सिग्मा कांस्टेंट है, दोनों का सतह का क्षेत्रफल सेम है, तापमान दोनों का सेम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है शुरुआत में। तो ms s दोनों एक ही पदार्थ के हैं तो s भी सेम है, लेकिन समान पदार्थ है मतलब समान द्रव्यमान नहीं बोला हुआ है, समान घनत्व है। समान घनत्व है तो जैसे मान लो एक तो स्टील की पूरी बॉल हो और एक स्टील की खोखली बॉल हो, तो स्टील की खोखली बॉल का द्रव्यमान कम होगा, ठोस वाले का ज्यादा होगा। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसके शीतलन की दर कम, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ये धीरे ठंडा होगा और ये जल्दी ठंडा होगा। ऊष्मा तो बराबर निकाली, लेकिन द्रव्यमान का भी फर्क पड़ रहा है तापमान में कमी पर। तो इसलिए ठोस वाला जो है वो थोड़ा धीरे ठंडा होगा खोखले के कंपैरिजन। ये ऐसे समझ सकते हो कि दोनों ने ऊर्जा तो बराबर निकाली बाहर, लेकिन ऊर्जा निकालने पर जिसका द्रव्यमान ज्यादा तो उसका तापमान धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि ज्यादा द्रव्यमान है
तो तापमान बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, तापमान कम करने के लिए भी ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, लेकिन ऊष्मा बराबर ही दी है तो धीरे धीरे तापमान गिरा होगा। तो जो भारी है उसका तापमान थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा, हल्के वाले का तापमान जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इस पर। आगे देखते हैं वीन्स लॉ, वीन का विस्थापन का नियम। वीन का विस्थापन का नियम। तो कोई भी वस्तु का अगर तापमान है तो उससे रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगें बाहर निकल रही है, विकिरण हो रहा है। अभी जैसे विकिरण हो रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इसमें हर तरह की है तरंगे, रेडियो तरंगे भी है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली या सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली गामा रेज भी है। तो हर तरह की रेडिएशन इससे बाहर निकल रही है, हर तरह की रेंज है। अब हर तरह की रेंज में क्या है, इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन ये है कि हर तरह की रेंज में बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले या बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाले भी कम ऊर्जा के कण निकल रहे हैं, फोटोन निकल रहे हैं, या ऊर्जा की तरंगें निकल रही है, या बोल सकते। और ये भी रहेगा कि ये जो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें हैं या कम ऊर्जा वाली तरंगें हैं, ये भी कम निकल रही है। बीच वाली जो तरंगें हैं ये इसमें थोड़ी ज़्यादा निकल रही होती है। तो हर तरह की तरंगें हैं। इसका ग्राफ से समझें अगर हम, तो ग्राफ में एक तरफ बना रहे हैं तरंग दैर्ध्य, तो हम बोल रहे हैं कि जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली है वो भी कम निकल रही है। इधर संख्या बोल दो कि ये जैसे 10 तरंगें निकल रही है, इधर संख्या लिख रहे हैं, इधर तरंग दैर्ध्य निकल रहे हैं। तो बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाली 10 निकल रही है, बहुत ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले भी 10 निकल रही है। इससे थोड़ी सी बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली थोड़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा वाली और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, फिर वापस कम होती हुई है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर हमें रिलेशन मिलता है। तो यहाँ पर ये हुआ रिलेशन इसका। तो हमें ये रिलेशन इसके अंदर मिलता है तरंग दैर्ध्य के साथ, तरंग दैर्ध्य और इस तरंग की कितनी ऊर्जा निकल रही है उसके साथ साथ। तो इस तरंग की ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, ई लैम्डा, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन शक्ति। मतलब ऊर्जा प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्रफल इकाई तरंग दैर्ध्य की कितनी आ रही है, मतलब एक निश्चित रंग की ऊर्जा कितनी उत्सर्जित कर रहा है, वो बोल रहे थे अपन ई लैम्डा। तो यहां पर इसके लिए, इस वाली तरंग दैर्ध्य के लिए क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, ई लैम्डा सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य ऐसी मिलेगी इनके बीच में जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा बाहर आ रही होगी, उत्सर्जित हो रही है। अब इसका ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, एक बार वो देखो। तो हम बोल रहे हैं यहां पर ये ई लैम्डा का ग्राफ है, मतलब एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की कितनी ऊर्जा है। ग्राफ का एरिया मतलब उन सभी ऊर्जाओं को हमने जोड़ दिया। तो ई लैम्डा वाई अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे लैम्डा है, तो वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेकर अनंत तक, तो ये ग्राफ का क्षेत्रफल होगा। ग्राफ का क्षेत्रफल हुआ तो ये ई लैम्डा के अंदर डी क्यू बाई डी टी बाई डी है, डी लैम्डा है, तो डी लैम्डा वाला पद कट जाएगा। ये कट गया। अब ये क्या बता रहा है, ई कुल इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल बता देगा। तो इसका एरिया जो है वो कुल उत्सर्जन शक्ति को बता रहा है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो उत्सर्जन शक्ति के बराबर है, और वो कितना होगा, ई सिग्मा टी की पावर 4। एरिया थोड़ी आता है, वो तो ऊर्जा में आता है, प्रति सेकंड ऊर्जा में। एरिया वाला पता आ जाता है नीचे, इसलिए सिग्मा ए टी की पावर 4। तो इसका क्षेत्रफल इस चीज को निर्भर कर रहा है, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर तापमान डबल करेंगे तो क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा। तो यहां पर पावर 4 पे निर्भर कर रहा है। तो तापमान जैसे ही बढ़ाया, ये मान लो कोई तापमान T1 था जिसपे लैम्डा 1 ये था,
तापमान बढ़ाया तो ग्राफ का एरिया बढ़ जाएगा अगर पदार्थ वही है। कई बार हो सकता है तुलना करने के लिए ऐसे बोल दिया हो, तो एरिया वही वस्तु है तो बढ़ाना है एरिया। तो दूसरे किसी अवस्था में हो सकता है ये ग्राफ ऐसा है, और टेम्परेचर बढ़ा दें और ये इधर शिफ्ट हो जाए, मतलब और एरिया बढ़ जाए। लेकिन यहां पर ये भी होता है कि एरिया के साथ साथ ये चीज भी शिफ्ट हो जाती है आगे की ओर। मतलब तापमान बढ़ाओगे, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो ज्यादा ऊर्जा वाले जो फोटोन है वो ज्यादा निकलेंगे। मतलब पहले अगर रेडियो वेव ज्यादा निकल रही थी तो धीरे धीरे गामा रेज की तरफ बढ़ेगा, तापमान बढ़ाने पर ये रेज ज्यादा निकलेंगी। तो यहाँ पर रिलेशन ये आ जाता है इसमें, इसको तापमान T1, T2, T3 लें तो T3 सबसे ज़्यादा है, फिर T2, फिर T1। तो इनमें जो रिलेशन है लैम्डा और T में, तो अधिकतम ई लैम्डा की तरंग दैर्ध्य, ई लैम्डा मतलब एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की कितनी ऊर्जा आ रही है, तो अधिकतम ऊर्जा वाली जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा तापमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तापमान बढ़ा रहे हैं वो कम हो रही है, और इसमें जो लैम्डा इंटू टी है इसको कांस्टेंट बोल दिया, बी, टी उधर ले गए कांस्टेंट बन गया, और बी की वैल्यू है 3 या बोल दो 2.9 के आसपास कुछ, 10⁻³ मीटर केल्विन ब्लैक बॉडी के लिए लेके, ठीक है ना। तो यहां पर इसको हम वीन्स लॉ बोल रहे हैं कि अधिकतम ऊर्जा की जो तरंग दैर्ध्य है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती है, तापमान बढ़ाने पर ये कम होती जाएगी, ये रिलेशन। यहाँ पर समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई एक छड़ लें लोहे की, और अगर इसको हम गर्म कर देना चालू कर दें तो इस सिरे को, जिस सिरे को गर्म कर रहे हैं उसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के साथ साथ रंग पे अगर ध्यान दें तो सबसे पहले गहरा लाल होगा, कलर दिखने लगेगा धीरे धीरे, गहरा लाल हुआ और तापमान बढ़ता गया, गहरे लाल से लाल और तापमान बढ़ता गया, तापमान बढ़ेगा गहरे लाल से लाल, फिर ऑरेंज, ऑरेंज के बाद फिर पीला होने लगेगा, पीला से फिर वॉयलेट की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये रेड से वॉयलेट की तरफ बढ़ रहा होगा तापमान बढ़ने के साथ साथ। अब तरंग दैर्ध्य देख लो, रेड वाले की तरंग दैर्ध्य जो है वो ज्यादा होती है वॉयलेट से, तो तापमान बढ़ने के साथ साथ तरंग दैर्ध्य जो अधिकतम ऊर्जा वाली है वो कम होती जा रही है। तो जो ऊर्जा अधिकतम निकल रही है वैसा ही कलर इसका दिखने में लग रहा है, ठीक है। तो ये है वीन्स लॉ की एरिया तो निर्भर करता है कुल उत्सर्जित ऊर्जा तापमान की 4th पावर पे, और जो लैम्डा है जो अधिकतम ऊर्जा वाली है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती है, और जो कांस्टेंट लिया वो कृष्णिका के लिए 2.9 × 10⁻³ है, जिसको अपन कैलकुलेशन के लिए 3 भी लेके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये था वीन्स लॉ। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन क्या कि सूर्य से जो तरंग दैर्ध्य निकल रही है अधिकतम ऊर्जा वाली वो 5000 एंगस्ट्रम है। यदि सूर्य से अधिकतम ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रम है तो सूर्य की सतह का तापमान, सतह का तापमान बोल रहे हैं, कोर का नहीं बता रहे, सतह का तापमान कितना है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो वीन्स लॉ में था तापमान, जो ऊर्जा या उत्सर्जन शक्ति वो सारी सतह के लिए ही प्रॉपर्टी थी। तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य बता रखी है, अधिकतम ऊर्जा वाली तरंग दैर्ध्य बता रखी है, तो इनमें रिलेशन क्या है, लैम्डा टी बराबर कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट। लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम मतलब -10 मीटर। टी ज्ञात करना है, बी की वैल्यू है 3 गुणा सूर्य को कृष्णिका मानते हैं,
3 × 10⁻³ मीटर केल्विन। तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी 3 0 गए 10 में से, -7 इधर आके +7, +7 में से 3 और गए तो +4, और बाकी क्या रह गया 3/5 केल्विन। 3/5 को लिख दो, 0.6 आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो 0.6 एक इधर भेज दो, 6000, मतलब पूरा ही गुणा कर दो, 6000 केल्विन ये सूर्य की सतह का तापमान आ जाए। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम अगर अधिकतम ऊर्जा वाली तरंगदैर्घ्य पता है तो उसका तापमान ज्ञात कर सकते हैं या तापमान के बारे में बता सकते हैं। कि कई बार ऐसे बोल दिया होता है कि एक वस्तु लाल दिख रही है, एक दिख रही है वॉयलेट, तो किसका तापमान ज़्यादा है? तो वॉयलेट वाले का तापमान ज़्यादा है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम, तापमान ज़्यादा। अब इसमें एक चीज़ आती है सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट एक बार समझें किसको हम बोल रहे हैं। सोलर कांस्टेंट हम बोलते हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रहा है उसकी अधिकतम तीव्रता कितनी आती है। जो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है उसकी अधिकतम तीव्रता को सोलर कांस्टेंट बोल रहे हैं। अब अधिकतम या न्यूनतम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोपहर के समय सूर्य से जो प्रकाश आता है उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा है। धीरे धीरे दिन ढलता जाता है तो शाम के टाइम पर भी कम होती जाती है, रात में तो 0 ही है, दिन के टाइम पर भी कम है। तो दोपहर के टाइम पर सबसे ज्यादा होगा, और दोपहर में भी जून के महीने में अगर देखें तो वो सबसे ज्यादा है। तो उसी कांस्टेंट की बात करें, उसी तीव्रता की बात करें, सबसे ज्यादा तीव्रता। कैलकुलेट कैसे करें? तो सूर्य इसका कुछ तापमान है T, इसकी रेडियस है RS, सन की रेडियस, इससे D दूरी पर पृथ्वी है, पृथ्वी छोटी सी होगी इसकी तुलना में, D दूरी पर पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या RE अर्थ बोल दिया, और ये जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ इस D त्रिज्या के पथ पर या वृत्तीय पथ पर घूम रही होगी। सही है? तो सूर्य रेडिएशन कितना कर रहा है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा कितनी है? सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा, तो सूर्य ने ऊर्जा कितनी उत्सर्जित की? तो सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा हम लिख सकते हैं dQ/dt बराबर E सूर्य के लिए 1 बोले, σ/10⁻⁴। कितनी उत्सर्जित की? जिसमें A सूर्य की सतह का क्षेत्रफल है तो लिखेंगे 4πRS², गोला है ना, तो इतनी सूर्य ने उत्सर्जित कर दी ऊर्जा। सही। हमें क्या निकालना है? पृथ्वी पर तीव्रता कितनी है। तो ये जो सूर्य ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है प्रति सेकंड, ये पूरी की पूरी पृथ्वी पे तो आएगी नहीं, पूरी पृथ्वी पे आ जाती तो पृथ्वी होती ही नहीं आज। तो यहां से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है कुछ बहुत छोटा सा अंश पृथ्वी पे आ रहा है, अब वो हमें निकालना है, वहां पे तीव्रता निकालनी है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि यहां से जो भी ऊर्जा निकल रही है ये फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। तो एक D त्रिज्या का बड़ा सारा गोला ले 3D में, तो उस गोले के अंदर ही सूर्य है, तो सूर्य से जो भी ऊर्जा निकली उस गोले को ही पार करते हुए जाएगी। तो जो भी यहां से ऊर्जा निकली सूर्य से वो इस बड़े वाले गोले को ही पार करते जाएगी। सही है? तो बड़े गोले से निकलने वाली ऊर्जा बता सकते हैं, सूर्य से जो निकल रही है, तो D त्रिज्या के गोले से निकलने वाली ऊर्जा, तो D त्रिज्या के गोले से निकलने वाली ऊर्जा कितनी होगी? जितनी सूर्य ने उत्सर्जित की, σ/4πRS²T⁴। तो बड़े गोले पे हमें पता चल गया कि इस बड़े गोले पे कितनी ऊर्जा आ रही है। अब बड़े गोले के इकाई क्षेत्रफल पे जो ऊर्जा आ रही है, इकाई क्षेत्रफल पे, तो कि बड़े गोले के इकाई क्षेत्रफल पे जो ऊर्जा आ रही है तो वहां से ही तो पृथ्वी गुजर रही है। तो जो इसके इकाई क्षेत्रफल पे ऊर्जा आ रही है उसी पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे भी इकाई क्षेत्रफल पे जो ऊर्जा आ रही है वो पता चल जाएगी, सबसे ज्यादा वाली, क्योंकि वही पृथ्वी का शेप होने के कारण, पृथ्वी का आकार ऐसे होने के कारण क्या होगा, जो सीधी आ रही है वो तो सबसे ज्यादा है, लेकिन तिरछी शाम के टाइम पर कम होती जाएगी, रात के टाइम पर तो आएगी ही नहीं। ठीक है? तो तीव्रता बोल सकते हैं
तो डी त्रिज्या के गोले पर तीव्रता, तो डी गोले के गोले पर अगर हम तीव्रता ज्ञात करें तो ये हो जाएगा ऊर्जा कितनी आ रही है बटा क्षेत्रफल। ये तो बोलते हैं तीव्रता का मतलब ऊर्जा इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पे कितनी आ रही है। ई भी वही बोल रहे थे, ई उत्सर्जन के लिए बोल रहे थे, आई तीव्रता आपतन के लिए बोल रहे। ई उत्सर्जन शक्ति, ठीक है। तो एरिया से डिवाइड करना है, किससे, बड़े गोले के सतह के क्षेत्रफल से। तो सिग्मा 4 पाई आर एस स्क्वायर टी की पावर 4 बाई 4 पाई डी स्क्वायर, गोला है ना ये। तो आई की वैल्यू आ गई सिग्मा टी की पावर 4 आर एस बाई डी का स्क्वायर, और इसी को ही हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इस गोले पर जो तीव्रता आ रही है वो ही पृथ्वी पे तीव्रता आ रही होगी, लेकिन सबसे ज्यादा वाली, तो ये सोलर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी पे कुल ऊर्जा कितनी आ रही है। तो पृथ्वी पर कुल आपतित ऊर्जा, तो ये क्या है, पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर आपतित ऊर्जा, इकाई समय में, तीव्रता बोल रहे हैं ना इसको। तो तीव्रता क्या हुआ, पृथ्वी पर इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पे आपतित ऊर्जा। अब इकाई क्षेत्रफल पर है, क्षेत्रफल से गुणा कर दे तो कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो इतनी ऊर्जा प्रति इकाई समय पे आई इकाई क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल से गुणा करें तो कुल ऊर्जा आ जाएगी। गोला है, क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कुल ऊर्जा जो आ जाएगी पृथ्वी पर वो आ जाएगी ये वैल्यू इंटू एरिया, सिग्मा टी की पावर 4 आर एस बाई डी की का स्क्वायर इंटू एरिया कितना 4 पाई आर अर्थ का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल। गलत है, गलत इसलिए क्योंकि यहां से जो प्रकाश आ रहा है वो पूरा थोड़ी आ रहा है, इस पे पूरे पे थोड़ी आ रहा है, आधे वाले हिस्से पे तो आ ही नहीं रहा, पीछे वाला जो आधा गोला उस पर तो प्रकाश आएगा ही नहीं। तो अगर आधे गोले पे प्रकाश नहीं आ रहा तो आधा तो वैसे हटाना है, तो आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो भी पूरा नहीं आएगा। वो भी पूरा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जिस आधे हिस्से पे प्रकाश आ रहा है वो भी पूरा लंबवत नहीं आ रहा है। यहाँ तो लंबवत आया, दोपहर जहाँ पे हो रखी है, जहाँ पे शाम हो रखी है वहां तो तिरछा आ रहा है प्रकाश, जहाँ पे सुबह हो रखी है वहां पे भी तिरछा आ रहा है, तो वहां पे हर किसी भी हिस्से पे पूरा थोड़ी आ रहा है। तो फिर एरिया कौन सा ले, तो उसको ऐसे समझो कि जैसे इधर से लाइट आ रही है, इधर कहीं सूर्य है, इधर पृथ्वी मान लो, तो ऐसे मान लो कि इधर से अपन ने टॉर्च जला रखी है जिससे प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पे एक गोला रख दिया, गोले पे कितना प्रकाश आ रहा है वो निकालना है। तो पीछे जो बोर्ड है जैसे ये, तो बोर्ड पे इस गोले की परछाई बनेगी। अब अगर ये गोला नहीं होता तो परछाई के हिस्से की जगह प्रकाश होता, गोला है तो परछाई वाले हिस्से में से प्रकाश गायब हुआ, कहाँ पे आया वो, गोले पे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पर भी इस गोले के अंदर जो प्रकाश पास होता वही पृथ्वी पे आ रहा है। या ऐसे बोल दो कि या इस जगह पृथ्वी के बजाय खाली जगह होती, तो इस गोले पर खाली जगह कैसी होती, वृत्ताकार, उस वृत्ताकार हिस्से से जो प्रकाश निकलता वही पृथ्वी पर आएगा। सही है। तो गोलाकार हिस्सा कौन सा हुआ, वृत्त का एरिया, तो 4 नहीं पाई आर स्क्वायर आएगा। तो इतनी ऊर्जा पृथ्वी पर आपतित हो, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया सोलर कांस्टेंट की पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तीव्रता कितनी आएगी वो, और ये निकाल लिया कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा कितनी आपतित हो रही है। अब हो सकता है इस ऊर्जा में से कुछ परावर्तित कर दे, कुछ किसी और तरह से बाहर निकल जाए, तो इतनी ऊर्जा आपतित हो रही है वो अपन ने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आगे एक्सरसाइज शीट डिस्कस करेंगे अपन। तो एक्सरसाइज शीट में कुछ क्वेश्चंस जो है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले स्टेज 1। अब स्टेज 1 के अंदर ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेज 1 में क्या बोल रखा है कि 95 केल्विन बता रखा है, तो उसको कन्वर्ट करना है फारेनहाइट में। तो सीधा सीधा जो टेम्परेचर कन्वर्जन है, तापमान में जो चेंज करते हैं हम टेम्परेचर में, वो पूछा हुआ है फर्स्ट में।
तो केल्विन में दे रखा है, केल्विन में कोई भी जो टेम्परेचर होगा -273 जो पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिवाइड बाय उनका डिफरेंस 100 का आता है। फ़ारेनहाइट में चाहिए अपन को, तो कुछ T डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ माइनस पानी के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिवाइड बाय दोनों का जो डिफरेंस आता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से अपन को T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सीधा सीधा टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला ये अपन को दे रखा था, वही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेशन वाला काम है, कैलकुलेशन कर लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 30 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में बढ़ा दिया तो फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ जाएगा, तो ये अपन ने कैलकुलेट कर रखा है 1 डिग्री में चेंज के लिए। तो जब चेंज करेंगे तो ये लिख रहे हैं T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बाई 100 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में लिखेंगे T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइड बाई 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही है रिलेशन। अब चेंज पूछा है तो चेंज के लिए थोड़ा बहुत चेंज लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो T बाई 100 तो रहेगा ही, डेल्टा T बाई 100 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 32/100 कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा T बाई 180, ये इनमें रिलेशन आ गया। तो हमें दे रखा है इसके अंदर 30 बाई 100 इंटू 180, ये आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 2 0 कैंसिल कर दो तो 18 इंटू 3 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 54, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है, बस अब चेंज पूछा हुआ था पर यहाँ पे तो चेंज के लिए डिफरेंशिएट कर दिया। ये चेंज का जो फॉर्मूला था कि डिग्री सेल्सियस में 1 का चेंज करते हैं तो फ़ारेनहाइट में 1.8 का चेंज होता है, तो वैसे सीधा 1.8 से गुणा कर दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल दिया कि -10 डिग्री सेल्सियस किसको बोल दिया, फ्रीजिंग पॉइंट को, और 110 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट को बता दिया। तो ये पूछा हुआ है कि 62 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक्चुअल में है कितना। तो लिखने को डिग्री सेल्सियस बोल दिया, लेकिन तुम उसको ऐसे मान लो कि कोई डिग्री एक्स है, क्योंकि एक्चुअल डिग्री सेल्सियस थोड़ी बता रहा है, वो तो गलत बता रहा है। तो उसको ऐसे मान लो कोई दूसरी स्केल है, दूसरी स्केल में ये वैल्यू है 110 डिग्री एक्स और ये वैल्यू है 10 डिग्री एक्स माइनस का, और कोई 62 डिग्री एक्स के बारे में पूछा है कितना होगा, है ना, क्योंकि ये करेक्ट पैमाना नहीं बोल रखा, वो बोल रखा है कि वो गलत बता रहा है। तो गलत बता रहा है तो उसको अलग स्केल बोल दो। अब सही वाली स्केल के अकॉर्डिंग डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग कितना आएगा वो लिख दो। तो कैसे लिखते हैं, ये 62 डिग्री सेल्सियस 62 डिग्री एक्स माइनस -10 डिग्री एक्स प्लस का हो गया, डिवाइड बाय दोनों का अंतर 120 डिग्री एक्स बराबर डिग्री सेल्सियस में कुछ T आ रहा होगा, माइनस ये वाला 0 बोलते हैं डिग्री सेल्सियस में और ये 100 आता है। ऐसे लिखोगे तो ये करेक्ट नहीं था, इसलिए कुछ x मान लिया, उसको डिग्री सेल्सियस ना बोल के कुछ x मान लिया, तो एक्चुअल डिग्री सेल्सियस में ये बता देगा। तो ऊपर आ गया 72 और 100 और चला जाएगा ऊपर, इधर आ गया 120, ये T डिग्री सेल्सियस आ गया, 0 कट गया और ये 12 से कट जाएगा, तो 60 डिग्री सेल्सियस ये आ गया इसमें। तो वास्तव में कितना है वो 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है, थर्ड हो जाएगा, समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा ही क्वेश्चन है कि इसको बोल दिया 20 डिग्री सेल्सियस के बजाय कुछ इसमें भी x बोलो। लिखने को डिग्री सेल्सियस है लेकिन वो है नहीं डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में तो वो 0 होता, और ये 150 बोल दिया, इसको डिग्री सेल्सियस ना बोल के इसको भी x बोल दिया अपन ने। अब पूछा है कि एक्चुअल में जो 60 होगा, एक्चुअल में जो 60 होगा वो इसमें कितना होगा। इसमें उल्टा पूछ लिया, इस वाले क्वेश्चन का उल्टा पूछ लिया कि एक्चुअल में 60 है तो इसमें कितना है, तो इसको t बोल दिया, -20 ये होगा t -20, ये डिफरेंस बटा ये डिफरेंस आ जाएगा 130 का, और इधर आ जाएगा 60
-0 ये डिफरेंस डिवाइड बाई ये डिफरेंस, यहां से कैलकुलेशन कर लेनी है इसमें। ठीक है, तो 10th में कुछ इस तरह से करना है। 9th और 10th एक जैसे ही, बस एक में ये वैल्यू दे रखी थी, ये पूछी थी, इसमें ये वैल्यू दे रखी है, ये पूछी है। तो अगर सही नहीं बता रखा, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो उसको कुछ नया मान लो, XYZ। इसके बाद 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर एक कॉपर की बॉल को अगर गर्म करेंगे तो किस में सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज आएगा, वो पूछा हुआ है। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो लेंथ में तो ये होगा, एरिया में ये आएगा फ्रैक्शनल अनुपातिक परिवर्तन, और वॉल्यूम में ये आएगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में, फिर एरिया में, फिर लेंथ में। तो जो डायमीटर है वो तो हो गया लेंथ, एरिया उससे ज्यादा हो गया, वॉल्यूम और भी ज्यादा हो गया, मास में कोई चेंज होता नहीं, तो वॉल्यूम में सबसे ज्यादा चेंज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रखा है कि एक लिक्विड है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा है, दूसरा एक वेसल के अंदर रखा हुआ है, लिक्विड के लिए गामा है, और इसके लिए अल्फा की वैल्यू गामा/3 है। तो फिर इसका भी गामा कितना हो गया, गामा इसके बराबर ही हो गया। तो इसका लिक्विड का इस वेसल का दोनों का गामा ही बराबर है, गामा ही दोनों का बराबर है, तो जितना ये फैलेगा उतना ये फैलेगा, पूरा भरा हुआ मान रहे हैं। तो अगर दोनों बराबर वॉल्यूम के हैं, बराबर गामा है, तो दोनों बराबर बराबर फैलेंगे। तो पहले भी पूरा भरा हुआ दिखेगा, बाद में भी पूरा भरा हुआ दिखेगा, तो कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगा इसके अंदर। ठीक है, तो कांस्टेंट ही रहेगा, थर्ड हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अब यहां पे बोल रखा है कि एक गोले के अंदर एक होल किया हुआ है, गरम कर रहे हैं। ठीक है, गरम करेंगे तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले बताया था कि ये जैसे फोटो को जूम करते हैं वैसा जूम होता है, फ्री एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होगा, पूरा सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा फैलेगा, तो ये भी फैलेगा, तो ये जो होल है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज ही होगा। ठीक है, 16 हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, 16 में बढ़ेगा पहला। 16 के बाद 18 देखें, इसमें पानी के लिए बोला हुआ है कि कब इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो देखो, जैसे किसी चीज को अगर हम ठंडा करते जाते हैं, नॉर्मल किसी चीज को, तो ठंडा करने पर वॉल्यूम कम होगा, लेकिन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी के लिए लिखते हैं ρ बराबर ρ0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो नॉर्मल में तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर कम करते जाओ डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन बात की हुई है यहाँ पे पानी के लिए, पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन पानी के अंदर क्या होता है, अब नॉर्मल बिहेवियर होता है 0 से 4 में, कि बाकी में टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन पानी का वॉल्यूम कम होता है। तो 4 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे कम होता है पानी का, तो 4 डिग्री पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, पानी के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कि अगर लेंथ 2% बढ़ गई तो एरिया कितना बढ़ जाएगा। यहां पे बोल दो कि लेंथ के लिए तो ये लिख रहे हैं, और परसेंटेज के लिए 100 लिख रहे हैं, ये बोल रखा है 2%, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो एरिया के लिए क्या लिखोगे, बीटा डेल्टा टी, और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 अल्फा के बराबर, तो 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, और इसकी वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 4%। तो लेंथ डबल होगी तो एरिया 4% हो जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में भी इसी तरह से है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर 2 पॉइंट के बीच में एक्सपेंशन आएगा, हर 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये बोल रखा है कि गर्म करने पर क्या होगा, तो गर्म करने पर हर डायमेंशन, चाहे वो x ही है, वो गैप ही क्यों ना हो, तो भी बढ़ेगा। तो x हुआ, r हुआ, d हुआ, सारे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी के अंदर हो जाएगा थर्ड, 20 के अंदर थर्ड। बीस के बाद क्वेश्चन नंबर 21,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में लेंथ का कुछ बता रखा है, रेडियस का कुछ बता रखा है, तो वॉल्यूम का पूछा हुआ है। ठीक, तो अगर वॉल्यूम को लिखे तो वॉल्यूम लिखूंगा किसी क्या दे रखा है, रॉड दे रखी है, छड़ दे रखी है, तो वॉल्यूम लिखूंगा पाई आर स्क्वायर एल। अब मुझे वॉल्यूम में चेंज चाहिए तो फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा वी बाई वी, पाई में कोई चेंज नहीं, 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, ऐसा आएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, ये कितना आएगा। सही है कि वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो किस में ज्यादा आएगा, किस में कम आएगा। अब ये जो है वो तो लेंथ है, लंबाई है, ये भी लेंथ है, तो यहां पे डबल करोगे तो यहां पे भी डबल होगा, यहां पे डबल करोगे तो ये तो वैल्यू सेम ही आनी है, ये वैल्यू सेम आनी है, तो केवल वॉल्यूम पे डिपेंडेंट हो गया। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसमें ये चीजें उतनी ही ज्यादा चेंज होती हुई दिखेगी। सही है, तो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 V1 बाई V2 पे निर्भर कर जाएगा। तो V1 जो है पहला, उसके अंदर लेंथ तो L ही है, रेडियस डबल है, दूसरे के अंदर रेडियस आ रही है, लेंथ डबल है, तो ये दोगुना हो जाएगा। तो पहले में ज़्यादा आएगा, दूसरे में कम आएगा, तो 2:1 ये चेंज आ जाएगा। या इसके लिखने की जरूरत नहीं, सीधा भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम में चेंज आता है V गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी दोनों में कट गया, यहाँ से वैल्यू V के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। 26 में घड़ी के लिए बता रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, 0 डिग्री पे सही बता रही है, तो T डिग्री पे कितनी पीछे हो जाएगी ये। तो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं वैसे इस तरह का। तो घड़ी का जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है T0 1 प्लस टाइम पीरियड में आता है T बराबर 2π√L/G, L रूट के अंदर आ रहा है तो अल्फा आधा हो जाएगा, जो भी घड़ी का है उसका अल्फा आधा इसके लिए, और टेम्परेचर में चेंज किया डेल्टा टी, टी का स्मॉल टी लिख दिया, उसको स्मॉल टी लिख देते हैं। तो ये पहले का टाइम पीरियड, ये बाद का टाइम पीरियड। बाद में घड़ी जो है वो धीरे धीरे मतलब ज्यादा समय लगाएगी एक पूरा चक्कर में, तो ये कितना स्लो हो जाएगी वो निकालें। तो मान लो घड़ी टोटल n ऑसिलेशन करती है, और n ऑसिलेशन क्या बोलेंगे, 24 घंटे बाई T0। मतलब अब जो घड़ी है, अब ले लेते हैं कि अब जो घड़ी है, या T0 ले लो, कि जो घड़ी है वो टोटल जो ऑसिलेशन कर रही थी एक दिन में, वो इतने ऑसिलेशन कर रही थी। ठीक, T0 T ही लेना पड़ेगा अपन को, कि टेम्परेचर बढ़ गया, एक ऑसिलेशन में 2 से ज्यादा समय ले रही है, तो पहले एक दिन में जितने ऑसिलेशन करती थी अब उतने नहीं कर पाएगी, तो अब कितने ऑसिलेशन करेगी वो निकालना है, तो अब इतने ऑसिलेशन कर रही है। सही है, अब इतने ऑसिलेशन है, पहले कितने ऑसिलेशन थे, पहले इतने ऑसिलेशन थे, तो पहले जितने ऑसिलेशन किए थे उसके हिसाब से टाइम था, अब जितने ऑसिलेशन कर रही है उसके हिसाब से टाइम है। ये इसके ऑसिलेशन में डिफरेंस आ गया, मतलब इतने ऑसिलेशन कम किए इसने, और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम बता रही थी T0, तो इतने ऑसिलेशन में कितना टाइम पीछे हो जाएगी, ये टाइम पीछे हो जाएगी। तो 24 आवर्स ये आ गया T0 माइनस टी बाई T0 टी और इंटू T0।
सही है, टी नॉट से टी नॉट गया, ये जो अंतर है अंतर उधर ले जाओ डिफरेंस के लिए, तो ये आ जाएगा टी नॉट अल्फा बाई 2 टी बाई टी है नीचे, चाहे टी नॉट ही लिख दो इसको, तो ये आ जाएगा अल्फा बाई 2 इंटू टी के बराबर 24 है अभी इंटू 24 आवर्स। तो देखो ये 24 आवर्स की जगह लिख दिया 86400, ठीक है, तो 86400 तो यहां लिखा हुआ है 1/2 टी, ये टी कहीं पे है क्या, टी दूसरे के अंदर है, तो दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा ऐसे कर सकते थे कि अब कितने ऑसिलेशन कर रहा है, ये इतने ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन इतने ऑसिलेशन पे घड़ी पे क्या बता रहा होगा, तो एक ऑसिलेशन पे घड़ी तो टी नॉट ही बताती है, टी नॉट ही बताएगा, तो अब एक दिन में इतना टाइम घड़ी बताएगी, लेकिन वास्तव में उसको बताना कितना चाहिए था, 24 घंटे, इतने का डिफरेंस, और ये डिफरेंस लिखा हुआ है देखोगे कि 24 घंटे टी नॉट माइनस टी बाई टी, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे जैसे अपन ने क्लास में पहले किया था वह। ये हो गया 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखें कि दो चीजें ले रखी है, एक गोला, एक प्लेट, सॉरी एक क्यूब, एक प्लेट ले ली सर्कुलर, और सबका टेम्परेचर 100 है, एक ही मास है। अब इनमें से कौन पहले ठंडा होगा वो पूछा हुआ है, तो ठंडा पहले कौन होगा, तो ज्यादा हीट रिलीज करेगा, तो रेट ऑफ कूलिंग ही लिख दो, रेट ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के, लेकिन के की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो क्या था ई सिग्मा ए टी की पावर 4, ये ऐसे बन गया, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 बाई एम एस नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या कि 4 था, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ये है, तो क्या दिख रहा है, 4 सेम है, ई सिग्मा ए अलग अलग है, टी सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, मास सेम है, एस सेम है, एरिया को देखना है बस, जिसका एरिया ज्यादा वो ज्यादा हीट रिलीज करेगा, जल्दी ठंडा होगा, तो एरिया ज्यादा किसका है, प्लेट का, क्योंकि प्लेट जैसे ही चिपकाएंगे फैलेगी काफी ज्यादा, सेम मास का लिया तो सबसे कम वॉल्यूम, सॉरी सबसे कम एरिया इसका आएगा सेम वॉल्यूम पर, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है, तो ये बहुत जल्दी ठंडी होगी, ये बहुत धीरे ठंडा होगा। यही है कि सेम मास है या सेम वॉल्यूम है तो सबसे कम एरिया इसका होता है, उससे ज्यादा ये होता है, उसका ज्यादा ये एरिया होता है, तो ये सबसे जल्दी, सॉरी ये सबसे जल्दी ठंडा होगा, प्लेट। कारण समझ में आ गया, एरिया ज्यादा हीट रिलीज करेगा, जल्दी ठंडा होगा। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। अगर किसी खान के अंदर ले गए, किसी माइन के अंदर ले गए, तो वहां पे क्या होगा, एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, जी कम हो जाता है, लेकिन जी की बात नहीं है, यहाँ पे है कि 100 डिग्री पे उबल रहा था, वहां पे कितने पे उबलेगा, जी से मतलब नहीं है, वहां पे प्रेशर से मतलब है अपन को, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने पर कैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, तो कुछ इस तरह से, प्रेशर, टेम्परेचर, ये पानी के लिए फेज डायग्राम है, इधर होता है सॉलिड मतलब बर्फ, और इधर होता है लिक्विड मतलब पानी, इधर होता है गैस मतलब वेपर, और ये कंडीशन है P0 की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और ये वैल्यू आती है 0 डिग्री सेल्सियस, ये आती है 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या गहराई पे ले गए तो प्रेशर बढ़ गया, वहां पे हवा का दाब जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, वहां पे अंदर की ओर जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो ये तो कम हो जाएगा, कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो नेगेटिव में जमने लग गई, नेगेटिव में जाके जमी, सॉरी, और ये जो है ये 100 से ऊपर पहुंच जाएगा, तो 100 से ज्यादा हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा आंसर हो जाएगा। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। 5 kg पानी ले रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको वेपराइज करने के लिए या वेपराइज पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कितनी हीट चाहिए,
तो कितनी हीट चाहिए, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। Q कितना है, सॉरी M कितना है 5 किलो, S कितना है, इकाई इसी में दे दी 4200 किलो को लिख दिया मैंने, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 20 से 100 करना है, 80 बढ़ाना है, इतनी हीट इसको चाहिए। ठीक है, 2 इधर दे 10 हो जाएगा, 3 4 5 0 500 0 और 42 इंटू 4 8 32 सही लिखा गया। अच्छा 4 ले लिए थे, 4 8 16 ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा 33 में। 36 के अंदर बोल रखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, उसके कंपैरिजन में 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम क्यों, मतलब स्टीम जो है उन दोनों में से कौन सा ज्यादा जला रहा होगा या कौन सा ज्यादा खतरनाक है वो पूछा हुआ है। तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर है तो वो हीट अगर देगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है और वो अगर हीट देगी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी और उसको ज्यादा हीट देने पर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये बोल सकते हैं कि स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से, इसलिए स्टीम जो है वो ज्यादा जलाएगी, ज्यादा एनर्जी है उसके पास, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ज्यादा एनर्जी, तो ज्यादा जला रही होगी स्टीम। 37 में दो लिक्विड है ए और बी, 32 और 24 पे मिक्स कर दिया, 28 पे आ गए, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट का अनुपात पूछा हुआ है। तो एक ने हीट दी है, स्पेसिफिक हीट एम एस के बारे में पूछा है, एम एस डेल्टा टी 32 28 4। दूसरे ने ली है एम एस डेल्टा टी, इसका भी 4 ही है, 24 से 28 हुआ है, 4 कैंसिल हो गए तो दोनों बराबर है 1:1 में। ठीक है, 37 के बाद 39, तो 0.1 मीटर क्यूब पानी 80 डिग्री सेल्सियस पर है, 0.3 मीटर क्यूब पानी 60 डिग्री पर है, तो क्या होगा फाइनल। तो फिर से वही कर लो कि एक ने हीट दी, m इतना ही मान लो, s डेल्टा टी 80 माइनस टी। दूसरे ने हीट ली, या Q1 प्लस Q2 बराबर 0 कर दो, m s डेल्टा टी, फाइनली टी 60 से, तो s तो कट जाएगा, बाकी सारी भी डेंसिटी कुछ भी लिखोगे सारी चीज़ें कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 80 माइनस टी बराबर 3t माइनस 18। सही है, ये और इधर गया 260 और इधर आ गया 4t, तो t की वैल्यू आ गई 6 और 20 65। चेक कर लेना वैल्यू, तो 65 डिग्री सेल्सियस इसका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। 47 में एक स्टील की बुलेट बोल दी जो 200 मीटर पर सेकंड से जा रही है और टकरा के एक जगह टकरा के पूरी की पूरी एनर्जी लॉस हो गई। अब उसमें से बोल रखा है कि इन्होंने आधी आधी बाटली किसने, बुलेट ने, और जिससे टकराई थी उसने, तो जो भी इसकी एनर्जी थी इतनी थी, टकराते ही गायब हो गई, हीट में बदल गई। अब हीट में से इसको खुद को कितनी मिली, आधी, और उस आधी की वजह से क्या हो गया, ये मेल्ट हो गया। नहीं, कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो पूछा है, तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एम एस डेल्टा टी। इतनी हीट मिल गई, काइनेटिक एनर्जी जो थी उसमें से आधी, मतलब पूरी लॉस हो गई, लेकिन आधी जो है खुद को मिली, आधी दूसरी सरफेस को मिली, एम कट गया, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 2 4 इससे कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 10,000 डिवाइड बाय 125। अब 125 को 8 से गुणा कर दो, ऊपर 8 से गुणा कर दो, तो 8 से मल्टीप्लाई होते ही हो जाता है 10,000, 1000 से 1000 कैंसिल कर दो, 80 आ जाएगा। तो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा इसका।
47 के बाद 49। 49 में हमें एक ग्राफ दे रखा है। अब ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ में बताया था कि ये वाला जो फेज है ये सॉलिड है, ये लिक्विड फेज है, ये गैस फेज है। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बदला तो ये जो टेम्परेचर है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये टेम्परेचर जो है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और 1 किलोग्राम ले रखा है तो ये जो हीट है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। कितना, ये कितना है H2 - H1। 1 kg ले लिया ना ml, तो ये आ जाएगा। और ये वाला जो है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा H4 - H3। सही है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो भी एनर्जी लगी वो एनर्जी होगी ml के बराबर, लेकिन m की वैल्यू 1 है इसलिए यही आ गया। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, जो T2 है वो मेल्टिंग पॉइंट है, नहीं T1 है मेल्टिंग पॉइंट। B से C जो है सॉलिड टू लिक्विड बदल रहा है, नहीं है। B to C सॉलिड टू लिक्विड नहीं बदल रहा, वो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। H2 - H1 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, सही बोल रहा है। और ये वेपराइजेशन है तो अगला गलत बोल रहा है, तो तीसरा सही हो गया। ठीक है, ये हो गया 49। ठीक है, तो ये यहां तक पार्ट हो गया। बाकी ये जो पार्ट है ये अपन करेंगे बाद में। तो ये यहां तक हीट थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री के हो गए। हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन ये बाकी है। ठीक है, थैंक यू।